आज अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भगत सिंह को जानते हैं तो आप कहेंगे हाँ जानते हैं। लेकिन मैं कहूँगा हम भगत सिंह को जानते नहीं हैं, सिर्फ पहचानते हैं। कि आज़ाद भारत में जो पढ़ाया जाना था वो सरकारों द्वारा तय किया गया और हमारे दिमाग में वो ठूस दिया गया जो वो ठूसना चाहते थे। प्रश्न यह है कि अगर आपको भगत सिंह को श्रद्धांजलि देनी हो तो कहाँ है उनका समाधि स्थल। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले 28 सितंबर के दिन मैंने सोशल मीडिया पर देखा, कई लोगों ने मैसेजेस डाल रखे थे, भगत सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को आती है और मुझे आज तक पता ही नहीं था कि कब आती है भगत सिंह की जयंती। सुना हुआ बहुत है भगत सिंह के बारे में, लेकिन इतनी सी बात भी पता नहीं कि उनका जन्मदिन कब आता है। जब यह विचार चल रहे थे दिमाग में, तभी लगा कि चलो भगत सिंह के बारे में और भी जानते हैं। तो मैं पहुंच गया यूट्यूब पर मैंने कोशिश करी कि भगत सिंह की जो भी जीवनी है, बायोग्राफी वगैरह है, उनको देखा जाए, समझा जाए। वहाँ जाके भी निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट में वो भगत सिंह के कोई मशहूर किस्से बड़े जोश के साथ सुनाते हैं और उसके बाद आपकी जिज्ञासा जागृत कर देते हैं, शांत नहीं करते। तो मैं और जिज्ञासु हो गया। मुझे लगा इस शख्स में बहुत बड़ी कोई बात है जिसको पूरा समझना ज़रूरी है। जो व्यक्ति 23 साल की उम्र में शहीद हो गया, उसके पीछे ऐसा क्या फोर्स था, ऐसी कौन सी सोच काम कर रही थी कि उसको लगा कि उसको बलिदान हो जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैंने देखा कि कुछ किताबें पढ़ी जाए। यूट्यूब पर भी मज़ा नहीं आया। मुझे पता चला कि भगत सिंह 1931 में शहीद हो गए थे। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया था और 1980 के दशक में जाकर उनके बारे में किताबें छपनी शुरू हुई। आज़ाद भारत में उनका जिक्र इतना कम किया गया कि हम लोग असली भगत सिंह को जानते ही नहीं हैं। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भगत सिंह को जानते हैं तो आप कहेंगे हाँ जानते हैं। लेकिन मैं कहूँगा हम भगत सिंह को जानते नहीं हैं, सिर्फ पहचानते हैं। क्योंकि भगत सिंह को जानने के लिए हमें उनकी आइडियोलॉजी को जानना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ाद भारत में भगत सिंह के बारे में बुक्स भी आज़ादी के 30 साल बाद छपनी शुरू हुई, और वो भी प्राइवेट पब्लिकेशन में। आज़ाद भारत की सरकारों ने ना तो उनकी जन्म जयंती का ही जिक्र किया और ना ही उनके शहीद दिवस का ही। ऐसे में अगर आप और मैं भगत सिंह को नहीं जानते हैं तो इसमें दोष हमारा नहीं है, बल्कि आज़ाद भारत में जो पढ़ाया जाना था वो सरकारों द्वारा तय किया गया और हमारे दिमाग में वो ठूस दिया गया जो वो ठूसना चाहते थे। हमको यह समझाया गया कि भगत सिंह एक गुस्सैल देशभक्त थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंसक संघर्ष में विश्वास रखते थे। वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते भगत सिंह के बारे में। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका समाधि स्थल राजघाट है, जहाँ उनकी जन्म जयंती और मृत्यु दिवस पर सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत श्रद्धांजलि दी जाती है। दी भी जानी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी के योगदान को हमें याद करना ही चाहिए। अब प्रश्न यह है कि अगर आपको भगत सिंह को श्रद्धांजलि देनी हो तो कहाँ है उनका समाधि स्थल। नहीं पता। अच्छा, यह बताइए उनका शहीद दिवस कब आता है। आजकल सोशल मीडिया ने यह जागृति तो फैला दी है कि उनका शहीद दिवस ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि 23 मार्च को आता है। अब यह बताइए, क्या भगत सिंह के बलिदान दिवस को भारत द्वारा ऑफिशियल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जवाब है नहीं। यह दिन भी गांधी जी के हिस्से में आया है। 30 जनवरी को ऑफिशियली गांधी जी के मृत्यु के दिन को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि
गांधी जी की मृत्यु आज़ाद भारत में हुई थी और उनकी हत्या भी किसी हिंदुस्तानी द्वारा ही की गई थी, ना कि किसी अंग्रेज़ द्वारा या आज़ादी के आंदोलन के दौरान। बावजूद इसके शहीद दिवस गांधी जी के मृत्यु दिवस पर ही मनाया जाता है। दोस्तों, भगत सिंह और उनके साथियों को तो यह बात अच्छी तरह पता थी कि स्वतंत्रता का दिन उनके शहीद होने के बाद ही आएगा। इसलिए स्वतंत्र भारत में उनको कौन सा पद मिलेगा या उनको किस रूप में याद किया जाएगा या याद किया जाएगा भी कि नहीं किया जाएगा, इन सब बातों से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं था। भगत सिंह ने अपनी फांसी की सज़ा को खुद ने प्लान किया था, क्योंकि छोटे से छोटे गांव और घर घर में उनके विचारों की क्रांति पहुंचाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, और वो था अपने आप को बलिदान करना, स्वयं की कुर्बानी दे देना। आप लोगों को शायद ही यह बात पता हो कि भगत सिंह ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया था और यह उनके प्लान का हिस्सा था। उनको यह भी पता था कि अब यह रास्ता फांसी के फंदे की तरफ लेकर जाता है, परंतु उनको सिर्फ वह ही रास्ता सही लगा और उन्होंने अपनी योजना के अनुसार अदालत की कार्रवाई को अपना मंच बना लिया, जिससे अखबारों के माध्यम से वो भारत के सुदूर गांव तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए। और इसी का परिणाम था कि 1931 के बाद भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु उनके शहीद होने के बाद भारतीय युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना अपने चरम पर थी, जिसने अंततः आज़ादी पाकर ही दम लिया। दोस्तों, भगत सिंह उन सभी क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने जेल की गंदी काल कोठरियों में कठोरतम कष्ट सहे और शहीद हो गए। ऐसे गुमनाम और पहचान रखने वाले सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है भगत सिंह के बारे में सब कुछ जानना। दोस्तों, भगत सिंह को असली श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनको जाने, ना कि उनकी फ़ोटो को पहचान कर उस पर पुष्प चढ़ाकर हाथ जोड़ लें। 23 साल की छोटी सी उम्र में भगत सिंह शहीद होने से पहले इतना कुछ पढ़ चुके थे और इतने लेख लिख चुके थे कि ऐसा लगता है मानो इस बंदे ने 23 साल की उम्र में 100 वर्ष की ज़िंदगी जी हो। दोस्तों, अगर आप भगत सिंह को जानना चाहते हैं तो उनकी विचार यात्रा में उनके साथ चलिए। मैं आपका सहयोगी बनूंगा। मैं उनके विचार बताऊंगा और उनके विचारों में कब कब क्यों क्यों क्या परिवर्तन हुआ, इन सब की भी जानकारी दूंगा। भगत सिंह लकीर के फ़कीर नहीं थे, वो अपने ही विचारों को भी लॉजिक पर परखते थे। आप 17 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति ने इतना अध्ययन किया था, लेकिन 17 वर्ष की उम्र में जो उसकी सोच थी, हो सकता है 21-22 साल की उम्र में उस सोच में कुछ परिवर्तन आ गया हो, क्योंकि वो निरंतर अध्ययन में रहते थे। किसी भी एक विचार से बंद कर रहना उनको नहीं आता था, और यही कारण है कि अंत में वे नास्तिक हो गए थे। वो ईश्वर की एग्जिस्टेंस को भी लॉजिक में कहीं भी खरा नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने उनकी एग्जिस्टेंस को भी डिनाई कर दिया। और जब उनसे उनके ही किसी साथी ने कहा कि अब तुम्हारा अंतिम समय है, तुमको प्रार्थना करनी चाहिए, और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। जब मैं अब तक नहीं करता आया तो मरने के डर से मैं प्रार्थना शुरू कर दूँ, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो वो व्यक्ति नाराज़ हुए और उन्होंने कहा तुम बहुत घमंडी हो गए हो, प्रसिद्धि ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। तो यह बात भगत सिंह को चुभ गई और उन्होंने एक पूरा लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसके बारे में मैं आपको पूरा एक वीडियो बनाकर बताऊंगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक उनका ये लेख है। बहुत ही दुख की बात है कि अभी तक ये सब चीज़ें सामने ही नहीं आई है, या बहुत कम इनको पढ़ा और सुना जाता है। भगत सिंह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो थी उसका हमने बिल्कुल भी
उपयोग ही नहीं किया है ऐसा लगता है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर उनके विचारों को जानें और डिटेल में जानें, शॉर्टकट में नहीं। समय हो तब आप आराम से निरंतर इस सीरीज़ को सुनें। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा भगत सिंह के जन्म के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में। उसके बाद हम उनकी विचार यात्रा शुरू कर देंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भगत सिंह का अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या था। राष्ट्रवाद से बहुत आगे था उनका अंतर्राष्ट्रीयवाद। हिंदी भाषा को वो समझते थे कि पूरे भारत की भाषा बननी चाहिए। 17 वर्ष की उम्र में वो इस तरह के चिंतन करते थे कि आज़ाद भारत में भारत की भाषा क्या होगी, हमारी संस्कृति का पोषण कैसे होगा, क्योंकि अंग्रेज़ी इतनी चढ़ चुकी थी दिमाग में लोगों के। उनको भी यही डर था कि बाद में ऐसा नहीं हो कि अंग्रेजी ही भाषा बन जाए पूरे भारत की। और ऐसा हमारे को देखने में भी आता है, जिसके कारण हमने सांस्कृतिक रूप से काफ़ी लॉस किया है। वो लिपि की समस्या को लेकर बड़े चिंतित थे। उस पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े लेख लिखे। उन्होंने यूथ को लेकर लेख लिखे कि युवक कैसा होता है, युवक की ऊर्जा का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। और आपको ताज्जुब होगा, एक टीनेजर युवाओं के बारे में इतनी सटीक लेख लिखता है कि आप उसको जानेंगे तो हो सकता है कि आज के युवा या आज के टीनेजर जो थोड़ी सी समस्या आते ही सुसाइड तक कर लेते हैं, उन सबको यह सब कुछ पढ़ना चाहिए। उनको लगेगा कि उनके हम उम्र व्यक्ति ने कितनी गहराई वाली बातें करी हैं, तो शायद वो लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा भगत सिंह के जन्म और भगत सिंह के शिक्षा के बारे में।